गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, जिसमें कि सोर्स लेवल प्रोसेसिंग जो है वेस्ट की मैंडेटरी कर दी है बल्क जनरेटर्स और लोकल बॉडीज़ के लिए अक्रॉस द कंट्री। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक क्रिटिकल अर्बन गवर्नेंस चैलेंज है इंडिया का, और इंडिया जो है वो लगभग 1.85 लाख टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे जनरेट करता है, जिसमें से 30 से 40% जो है वो बल्क वेस्ट जनरेटर से आता है, जैसे कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो जबकि हम डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन इम्प्रूव कर चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर, लेकिन वेस्ट प्रोसेसिंग जो है अभी भी पीछे ही है वेस्ट जनरेशन से। तो एक सिग्निफिकेंट शेयर है कलेक्टेड वेस्ट का, जो कि अभी भी लैंडफिल्स में डंप होता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, पब्लिक हेल्थ रिस्क आते हैं। पुअर सेग्रीगेशन ऑफ एट सोर्स की वजह से भी जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है। तो इंडिया का जो सॉलिड वेस्ट गवर्नेंस है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गवर्न होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के जो थे वो लैंडफिल सेंट्रिक डिस्पोजल से जो है वो साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करने के लिए बनाए गए थे। उसके अगर हम की फीचर्स देखें तो मैंडेटरी सेग्रीगेशन जो है वेस्ट एट सोर्स करने के लिए करी गई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई अर्बन लोकल बॉडीज़ को कलेक्शन और प्रोसेसिंग के लिए। बल्क वेस्ट जनरेटर्स को इंक्लूड किया गया रेगुलेटरी ओवरसाइट के साथ। प्रमोशन की गई कंपोस्टिंग, बायोमेथनेशन एंड रिसाइकलिंग की। लेकिन वीक एनफोर्समेंट, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ और एब्सेंस ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की वजह से ये प्रोविजंस जो है वो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ। तो न्यू जो रूल्स हैं 2026 के, ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हैं और 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसमें मैंडेटरी प्रोसेसिंग जो है वेस्ट की एट सोर्स बाय बल्क जनरेटर्स वो अब लाई जा रही है। तो रिवाइज फ्रेमवर्क जो है वो वेस्ट हायरार्की लेकर आ रहा है। लैंडफिल्स जो है उनको सिर्फ नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिकवरेबल और इनर्ट वेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, और हायर लैंडफिल फीस लगाई जाएगी अनसेग्रीगेटेड वेस्ट के लिए। अब बल्क वेस्ट जनरेटर्स कौन है? एंटिटीज़ जो कि बल्क वेस्ट जनरेटर्स होंगी वो उसके डेफिनेशन दी गई है कि बिल्डिंग्स जिनके फ्लोर एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ जो कि 40,000 लीटर्स वाटर पर डे या उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, एंटिटीज़ जिनमें 100 केजी और मोर वेस्ट पर डे जो है वो जनरेट होता है। तो ये रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब इसमें कवर हो जाएंगे। रूल्स जो है वो 4 मैंडेटरी वेस्ट स्ट्रीम्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं: वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट। और इनको जो है कैटेगराइजेशन इसलिए की गई है ताकि रिसाइकलिंग की एफिशिएंसी इंप्रूव हो और कंटेमिनेशन कम हो। जो बल्क जनरेटर्स हैं उनको प्रोसेस करने होंगे वेट वेस्ट ऑन साइट। एक एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा अगर ऑन साइट प्रोसेसिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इंश्योर करना होगा इन्वायरमेंटली साउंड कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल जो है वो इनेबल करेगी रियल टाइम ट्रैकिंग और इन्फोर्समेंट। लोकल अथॉरिटीज़ जो हिली और आइलैंड रीजन्स में हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो यूज़र फीस लगा सकें टूरिस्ट के ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो 2026 के रूल्स हैं ये बर्डन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ की से शिफ्ट करके वेस्ट जनरेटर्स के ऊपर ही लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिट पटिशंस बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कि क्या ईडी जो है उसके पास कोई लोकस स्टैंडी है कि वो रिट पटिशंस फाइल कर सके आर्टिकल 226 के अंदर। तो एक लॉन्ग रनिंग बैटल चली आ रही है ईडी और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, उसके रिलेटेड ये केस है। कंट्रोवर्सी ओरिजिनेट हुई केरला गोल्ड स्मगलिंग केस में, जिसमें ईडी ने रजिस्टर किया फेमा और पीएमएलए के अंडर जो है केस, और एलिगेशंस आए कि कुछ सीनियर केरला ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग उस टाइम के सीएम वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ईडी ने अप्रोच किया केरला हाई कोर्ट को कि एक रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जाए ताकि एक्सेस हो सके रिकॉर्ड्स। तो रिट पटिशंस क्या होती है? रिट पटिशन क्या होती है? रिट पटिशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है एक हायर कोर्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट जो है, कि एक कोर्ट ऑर्डर निकाल कर फंडामेंटल राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवाएं लीगल रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए। तो एक अर्जेंट रेमेडी होती है ये स्टैंडर्ड, जहाँ पर बाकी के स्टैंडर्ड लीगल एवेन्यूज अगर फेल हो जाते हैं तो ये रिट पटिशंस डाली जाती हैं। तो हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ये सब आपने पढ़ी होंगी पॉलिटी में। तो आर्टिकल 361 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिट ऑफ मैंडेमस कहता है कि उसको इशू नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट, और जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़ के अगेंस्ट भी से इशू नहीं किया जाता, लेकिन तब
किया जा सकता है जब गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो किसी प्राइवेट पार्टी के साथ कॉल्यूड होकर कुछ उसने एक्ट किया हो, वायलेशन की हो स्टेट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो आर्टिकल 226 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को कि वो इशू करें रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और डिस्प्यूट ये है कि क्या ईडी क्वालिफाई है ऐसी एंटिटी के लिए। जनरली तो इसको सिर्फ सिटीजन्स, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स और बॉडीज़ विद एनफोर्सेबल लीगल राइट्स ही इसको इशू करवाते हैं, लेकिन क्या ईडी कर सकती है ऐसा? तो केरला हाई कोर्ट ने और बाकी मद्रास हाई कोर्ट ने बाद में कहा कि ईडी तो एक स्टेचुटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट पावर्स हैं इसके पास, तो इसके ऑफिसर जो हैं ऑलरेडी क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए ईडी जो है वो आपको मेयर डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन नहीं आप इसको मान सकते। तो ईडी स्टेट्स का कहना है कि ईडी कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है यूनियन गवर्नमेंट का। तो ईडी जो है वो फाइल अगर करेगा आर्टिकल 131 तो उससे सेंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को बाईपास कर देगा। तो रिट पटिशंस जो हैं वो लेकिन यूनियन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि रिट पटिशंस जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जो है वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में फाइल करते हैं। ईडी ऑफिसर्स जो है वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी एम्पावर्ड भी हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम कर सकें। और अगर उनको डिनाई की जाएगी रिट एक्सेस तो उससे उनकी इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हैम्पर होगी। तो अब इसमें हम चैलेंजेस देखते हैं क्या है। अगर ऐसा अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो फेडरल बाउंड्रीज ब्लर हो जाएंगी सेंटर और स्टेट के बीच में, ईडी की पावर्स और एक्सपैंड हो जाएंगी, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच का रिस्क भी रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के थ्रू। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है कि ईडी को अगर ऐसा अलाउ कर दिया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुटरी बॉडीज़ जैसे कि आरबीआई जैसे वो पार पे आ जाएंगी। और अगर डिसअलाउ किया गया तो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है वो सिर्फ 131 पे ही कन्फाइंड रह जाएंगे आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्केबीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्केबीज़ जो है वन ऑफ द कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है, जो कि एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ स्किन डिसीज़ करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो स्केबीज़ एक कंटेजियस पैरासिटिक स्किन इन्फेस्टेशन है जो अकर होती है ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। स्केबीज़ जो है वो कॉज होती है एक टाइनी बग की वजह से। मोर कॉमन है ये हॉट ट्रॉपिकल कंट्रीज़ लाइक इंडिया में। तो स्केबीज़ जो है स्प्रेड होती है ईजिली इन क्राउडेड कंडीशंस। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका है इंटेंस इची रैश। ट्रीटमेंट जो है स्केबीज़ की वो यूजुअली टॉपिकल क्रीम्स और ओरल मेडिकेशन से होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासीफाई किया है स्केबीज़ को एज अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जलज लाइवलीहुड सेंटर्स। टॉपिक एक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने 25 जलज लाइवलीहुड सेंटर्स इनाग्रेट किए हैं। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है नमामि गंगे मिशन का और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, और ये एम कर रहा है कि इंटीग्रेट हो सके रिवर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स गंगा रिवर बेसिन में। तो जलज जो है वो एक बेस्ड है आपके सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर, जहाँ पर लोकल पीपल जो है उनको ट्रेन किया जाता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। एक कंसेप्ट है जो एस्टैब्लिश करता है सिम्बायोटिक लिंकेजेस बिटवीन रिवर एंड पीपल। जलज साइट्स जो है वो एस्टैब्लिश की जाती हैं डिफरेंट लोकेशंस में गंगा बेसिन में, और इनको एस्टैब्लिश किया जाता है होलिस्टिक सेंटर्स ऑफ ओवरऑल कम्युनिटी वेलबींग के लिए। ये फैसिलिटीज़ जो हैं डिसैमिनेशन करती हैं इन्फॉर्मेशन ऑन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड ट्रेनिंग एंड सेल सेंटर्स फॉर प्रोडक्ट्स जो कि लाइवलीहुड ट्रेनीज बनाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नीपा वायरस। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली कंफर्म किए हैं 2 नीपा वायरस के केसेस वेस्ट बंगाल में सिंस दिसंबर। तो नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या फिर डायरेक्टली बिटवीन पीपल। तो फ्रूट बैट्स जो है वो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं इस वायरस के। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कई तरह की इलनेसेस होती हैं, जैसे एसिम्टोमेटिक भी रह सकती हैं और कई बार एक्यूट रेस्पिरेटरी या फेटल एंसेफेलाइटिस सिम्टम्स आ जाते हैं। और वन ऑफ द प्रायोरिटी डिसीजेज है ये WHO की, क्योंकि इसका एपिडेमिक या पेंडेमिक पोटेंशियल है। तो इन्फेक्टेड पीपल को जनरली फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, सोर थ्रोट होगा। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल भी नहीं है, ना ही वैक्सीन है। तो सिर्फ इंटेंसिव सपोर्टिव केयर ही दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्यूट्रॉन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी की है अलाइस ने इन कोलैबोरेशन विद सन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और इसमें एक्सप्लेन किया गया कि कैसे ड्यूट्रॉन सर्वाइव कर जाते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल कोलिशंस को। तो ड्यूट्रॉन क्या है? एक स्टेबल आइसोटोप है हाइड्रोजन का। स्मॉल अमाउंट्स ये आपके नेचुरल वाटर में भी पाया जाता है, लेकिन जनरली आपको एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर और सैटर्न में मिलेगा। तो ये ड्यूट्रॉन जो है इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में खासकर यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर के लिए, या फिर ड्यूटेरियम के प्रोडक्शन के लिए, या फिर ट्रीटियम के प्रोडक्शन के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the
First topic is new solid waste management framework. This topic is important for your environment section. Union government has notified the solid waste management rules 2026, making the source level processing of waste mandatory for bulk generators and local bodies across the country. So solid waste management is a critical urban governance challenge in India, and India generates about 1.85 lakh tons of solid waste per day, which about 30 to 40% comes from bulk waste generators like residential societies, commercial complexes, institutions, and government buildings. Despite improvement in door-to-door collection and segregation under Swachh Bharat mission, waste processing is still lagging behind waste generation. So a significant share of collected waste continues to be dumped in landfills, leading to land degradation, groundwater contamination, air pollution, public health risks, and poor segregation at source is the most persistent bottleneck. Okay. India's solid waste governance is primarily guided by the rules of Environment Protection Act, and solid waste management rules of 2016 marked a shift from landfill centric disposal to scientific waste management. So, what are the key features of the earlier framework of 2016? Mandatory segregation of waste at source, responsibilities which were assigned to uh, uh, urban local bodies, inclusion of bulk waste generators within regulatory oversight, promotion of composting, biomethanation, and recycling, but weak enforcement, limited institutional capacity of urban local bodies, and the absence of clear accountability mechanisms diluted the impact of these provisions. So now 2026 rules are introducing strict compliance framework, which will be applicable from 1st of April. And the most significant change is the mandatory processing of waste at source by bulk generators. So under the new rules, waste hierarchy has been introduced. So that is waste prevention and reduction, reuse, recycling, recovery of energy, and disposable as a last resort. Landfills will be used only for non-recyclable, non-recoverable, and inert waste. Higher landfill fees will be prescribed for unsegregated waste, so as to discourage dumping and incentivize source level processing. So who will be these bulk waste generators? So it has also been defined: buildings with a floor area of 20,000 square meters or more, facilities consuming 40,000 liters of water per day or more, entities generating 100 kg or more of waste per day. This covers residential societies, universities, hostels, commercial establishments, and central and state government institutions. The rules also prescribe four mandatory uh, waste streams: wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste. Thus, this detailed categorization aims to improve recycling efficiency and reduce contamination also. Okay, so bulk generators are required to process wet waste on site wherever feasible, obtain an extended bulk waste generator responsibility certificate if on-site processing is not possible, ensure environmentally sound collection, transport, and processing. A centralized online monitoring portal will also enable real-time tracking and enforcement. Local authorities in hilly and island regions have been empowered to levy user fees on tourists for waste management and regular visitor numbers. So 2026 rules shift the burden of waste management away from urban local bodies towards the waste generators themselves. Okay. So the next topic is writ petitions by Enforcement Directorate. This topic is important for your governance section. So recently, the Supreme Court has agreed to examine a significant constitutional question. That is, does the Enforcement Directorate have the locus standi to file writ petitions under Article 226 of the Constitution? This issue is arising from a long-running legal battle between Union Agency, that is the ED, and state governments. So this controversy originated from the Kerala gold smuggling case, in which the ED registered a case under PMLA and FEMA, and allegations surfaced against senior Kerala officials, including the then CM. ED therefore approached the Kerala High Court seeking a writ of mandamus to access the records. So, what is a writ? A writ petition is a formal request to a higher court for a court order to enforce fundamental rights or correct legal wrongs. It provides an urgent remedy when all other standard legal avenues fail. So we have these habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. We have already learned it in the polity section. So under Article 361 of the Constitution, mandamus cannot be issued against the president or governor of the state, and a writ is generally not issued against private individuals or bodies, except in cases where the state is may have acted in collusion with a private party. Okay, so Article 226 empowers the High Courts to issue writs for enforcement of fundamental rights,
and any other purpose. Traditionally, it is being used by citizens, juristic persons, and bodies with enforceable legal rights. The dispute is whether the ED qualifies as such an entity. Okay, Kerala High Court and later the Madras High Court held that ED is a statutory body with independent powers, and its officers exercise quasi-judicial authority. Therefore, ED cannot be treated as a mere department of the union. Okay, so ED is not a juristic person, and it is merely a department of the union government. Allowing ED to file writs undermines Article 131, and it allows the center to bypass constitutional safeguards. Okay, so, these are the arguments of the state government. But the union government is saying that writ petitions were filed by the deputy director in official capacity, and ED officers are not just civil servants, but they are also statutorily empowered, and they function as independent authority. However, denying writ access would hamper their effective enforcement. So, what are the challenges here? So, if allowed, this will blur the federal boundaries between center and states. There will be expansion of ED's powers without explicit legislative backing. There is also risk of executive overreach. And if ED is allowed to file writs, it may be placed on par with constitutional or statutory bodies like the RBI. And if it is disallowed, then center-state disputes may be confined strictly to Article 131, resulting in greater protection of state autonomy. So the next topic is scabies. This topic is important for your social issues. So as per WHO, scabies is one of the commonest dermatological conditions. So this is a contagious parasitic skin infestation which occurs in all parts of the world. It is caused by a tiny bug, and it is more common in hot tropical countries like India. It spreads easily in crowded conditions and generally through close direct contact with an infected person. The most common symptom is an intense itchy rash. Treatment of scabies is usually with the topical creams and oral medication. The World Health Organization classified scabies as a neglected tropical disease. Okay. So the next topic is Jalaj Livelihood Centers. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Jal Shakti has inaugurated 25 Jalaj Livelihood Centers. It's a joint initiative of the Namami Gange Mission and the Wildlife Institute of India. It is aimed at integrating river conservation and sustainable livelihoods in the Ganga River basin. So Jalaj is based on the circular economy model where the local people will be trained in sustainable livelihood practices. This initiative promotes community ownership of conservation efforts with a special focus on women's participation. So the aim is to establish symbiotic linkages between river and people. Jalaj sites will be established at different locations in Ganga River basin, and they will have facilities for dissemination of information on aquatic biodiversity conservation, livelihood training, and sales centers for the products which will be developed by these livelihood trainees. So the next topic is Nipah virus. This topic is important for your environment section. So India has recently confirmed 2 Nipah virus cases in West Bengal. So this is a zoonotic virus which is transmitted through contaminated food or directly between people. Fruit bats are the natural hosts of this virus. In infected people, it causes a range of illnesses from asymptomatic infection to acute respiratory illness and or fatal encephalitis. This infection is one of the priority diseases in the WHO blueprint because of its epidemic or pandemic potential. Infected people initially develop symptoms including fever, headaches, muscle pain, vomiting, and sore throat. There is no specifically approved treatments or vaccines available for this infection. Intensive supportive care is recommended to treat respiratory and neurological complications. Okay. So the next topic is deuteron. This topic is important for your science and tech section. So recently, a new study out of ALICE collaboration with at CERN's Large Hadron Collider has explained how deuterons survive high-energy particle collisions. So deuteron is a stable isotope of hydrogen. It is found in small amounts in natural water and in the atmosphere of Jupiter and Saturn. Generally, this deuteron is used in the production of heavy water, deuterium, and tritium. These are basically used in the nuclear reactors or even in nuclear weapons. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.